करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। हेलो, सबको राम राम। और आज दूसरा नवरात्रा है, तारा माँ का नवरात्रा कहलाता है ये। और आज शुक्रवार भी है, तो माता का दिन ही कहलाता है ये। संतोषी माता का दिन हुआ करता था और सत्यनारायण का दिन भी कहलाता था, ये कहलाता है, ये था तो क्या, अभी भी कहलाता ही है। और गुरु ज्ञान प्रकाश दिवस, इसको निश्चल वर्ल्ड में इसको ज्ञान प्रकाश दिवस कहा जाता है। शुक्रवार को ज्ञान प्रकाश दिवस कहा जाता है निश्चल वर्ल्ड में। ज्ञान प्रकाश दिवस का मतलब आज के दिन अगर आप ज्ञान के ऊपर चर्चा करें तो उसको समझने में वातावरण जो है वो फेवरेबल होता है। यानी जो एटमॉस्फेयर का जो इस समय में तत्व प्रधान है, वो कहते हैं ना कि हर सूर्य जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे तत्वों की जो वो बदलती रहती है, प्रकृति बदलती रहती है। तो उसी प्रकृति के आधार पर दिनों की प्रकृति बदलती है। जो ग्रह का दिन होता है उस दिन वो ग्रह का प्रभाव अधिक होता है। और शुक्र जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पूरे ब्रह्मांड में आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो शुक्र के द्वारा ही निर्धारित है, शुक्र के द्वारा ही कंट्रोल्ड है, शुक्र ही उसको कंट्रोल करते हैं और उसके बिना कुछ नहीं है। तो आज ज्ञान प्रकाश दिवस भी है और आज मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है, तो कोई बात नहीं, आवाज़ थोड़ी समझ में आ जाएगी, शायद थोड़ा फ़र्क दिखे, पर वो मेरा गला थोड़ा सा डाउन है। आज पता नहीं क्या हो गया इसको, कल से कुछ प्रॉब्लम थी इसके अंदर, तो वो हो गई थोड़ी सी। हाँ, तो आज जो है हम ये 5 ज्ञान की बात हमने करी और एक हमने वो सवाल एक था कि यदि आपसे कोई 1 गिलास पानी मांगता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है। इस बारे में एक सवाल, ये सवाल किया था हमने, आज से कोई 3-4-5 दिन हो गए ये सवाल किया गया था। तो उसमें 8-9 ऑप्शंस थी कि आपका रिएक्शन इनमें से कुछ क्या हो सकता है, वो डिसाइड करेगा, वो बताएगा कि आप अपने जीवन में अभी तक कितना एक्सपीरियंस ले पाए और उसको कितना यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब जो भी आपने सीखा, जो भी आपको ज्ञान मिला, समझा, आपने सीखा समझा और उसका उपयोग करने की जो कुछ कोशिश करते हैं या उसको उपयोग करते हैं, तो इन 8 में से या 9 में से जो जवाब आप चुनेंगे अपने लिए, वो जवाब ही आपके पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ बता सकता है। और वो 8 ऑप्शन थी कि जब कोई आपसे 1 गिलास पानी मांगता है तो आप मना कर देते हैं, पहली ऑप्शन। दूसरी थी आप कहते हैं मैं लाता हूं। तीसरी ऑप्शन आप तुरंत खड़े उठते हैं और चल देते हैं। चौथी ऑप्शन आप उठे पर बड़बड़ करते हुए, यार अपने आप नहीं कर सकता था, पता नहीं लोग क्या करते हैं, कुछ भी मतलब करते हुए उठ के चले गए। पर फिर आप कहते हैं, या 5वीं ऑप्शन है कि आप कहते हैं अपने आप ले ले।
छठी ऑप्शन है कि आप कहते हैं कि अच्छा ये काम निपटा लो फिर लाता हूं, मना नहीं कर रहे, पर वो जो काम कर रहे हो उसको पूरा कर लो और मैं लाता हूं अभी उसके बाद। फिर या सातवीं ऑप्शन है कहते हैं कि नहीं यार अभी मन नहीं कर रहा। और आठवीं ऑप्शन है कि आप अपने से छोटे को कहते हैं जा भाई पानी लेके आ। छोटे को मतलब जिसके ऊपर भी आपको आप अपना रॉब चला पाते हैं उसको कहते हैं कि जा भाई पानी लिए करके आ, तो वो तरीका यूज करते हैं। और 9वीं में या आप इसके अलावा कुछ और सोच सकते हो तो वो बताओ। तो हमने ये देखा, ये तो आपके लिए सवाल था और आपने इसका जवाब जो भी ढूंढा हो, जो कुछ भी किया हो इसका वो आप जाने, पर इस किताब के हिसाब से ये वैश्विकता की ओर बढ़ते कदम जो एक पुस्तक है जिसमें से ये सवाल लिया था मैंने, डेडिकेटेड टू यंगर जनरेशन है इस किताब का जो वो है सबटाइटल। तो ये कहता है कि अधिकतर यह देखा गया है कि यदि पुरुष जगत से पानी मांगा जाए तो वो अधिकतर 8 में से कोई एक जवाब देगा, तीसरे को छोड़ करके। ज्यादातर, कुछ लोग हो सकते हैं तीसरा भी लेकर करें, पर पुरुष जगत जो है तीसरे को छोड़ करके बाकी सारे सवालों के जो मतलब जवाब में आएगा उसका। और यदि कन्या जगत से मांगा जाए तो कन्या तीसरे को फॉलो करेगी, मतलब उठ के चली जाएगी और पानी लेके आ जाएगी। और हो सकता है जाते हुए वो ये पूछ भी ले कि और किसी को तो नहीं चाहिए, या आते हुए वो 2 गिलास लेके आए। पुरुष और कन्या में जो अंतर है उसको समझने के लिए ये काफी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक 4 लाइनों की वो है, पेज है ये, जो बता देता है कि पुरुष में और कन्या में क्या फर्क है, लड़की और लड़के में क्या फर्क है। तो और अगर आप लड़के और लड़की को एक ही उससे पालेंगे तो कितना नुकसान होगा, कंफ्यूजन कितना होगा दुनिया में, ये आप समझ लो कि आप कभी भी किसी भी हालत में, ये माता जगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि आप गुरु जब बन जाते हो तो गुरु की जिम्मेवारी है। अभी जैसे वो चल रहे थे ना, कुछल दोहे चल रहे थे, तो उसमें बताया गया कि गुरु की जिम्मेवारी है कि जो डिजर्विंग है उसको ज्ञान देना ही पड़ेगा। समझे आप? कि गुरु की जिम्मेवारी है कि जो डिजर्विंग है उसको ज्ञान देना ही पड़ेगा। तो ये पहचान करना गुरु की प्रॉब्लम है कि वो डिजर्विंग है कि नहीं है। योग्यता पहचानने का काम गुरु कर सकता है। जो सामने वाला है वो तो कहेगा ही कि मैं योग्य हूं, वो कहेगा ही योग्य हूं। अब आईआईटी के एडमिशन को देखते हैं हम, नर्सरी के स्कूल का पहले एग्जाम्पल लिया था, अब मैं आईआईटी के एग्जाम्पल लेता हूं। तो आईआईटी में कौन ऐसा स्टूडेंट होगा आज की तारीख में जो क्लास 12th करी हो जिसने, और वो आईआईटी में एडमिशन न लेना चाहे? गिवन ए चॉइस, अगर कहे कि चलो जो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहे उन सबको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, तो क्या होगा? कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे हैं आज की तारीख में, जितने भी वो जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जितने भी बीए एमए के कोर्सेज कराने वाले कॉलेजेस चल रहे हैं, सबको आईआईटी बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? कि सबको आईआईटी डिक्लेयर कर देना पड़ेगा और सारे कोर्सेज बंद हो जाएंगे, कोई किसी कोर्स में जाएगा ही नहीं। आईआईटी में चाहे कुछ भी पढ़ाया जाता हो, आईआईटी में चाहे कोई कोर्स पढ़ाया जाता हो, कोई कोर्स ना पढ़ाया जाता हो, आईआईटी डिसाइड करेगी जो मेरे 2 ही कोर्स पढ़ाने हैं, तो भी सारे के सारे 100% मैं कहूंगा 100% बच्चे कहेंगे कि जी मुझे आईआईटी में जाना है। और वो 2 कोर्स कराते हैं तो उन 2 में से कोई एक कर लूंगा, कोई बात नहीं, जिसमें मर्जी एडमिशन दे दो। ये बात आप समझते हो? तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? बड़ा सिंपल सा कारण है, ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि बाकी कोर्सेज का क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो
डिजर्विंग, वही डिजर्विंग का मतलब जिसकी जितनी योग्यता है, अगर उसके हिसाब से वो काम करेगा तो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फेल। रूल ही एक है, सिंपल एक ही रूल है कि जिसको जो आता है वो अगर काम करता है, उसी के अनुसार काम करता है तो भी सक्सेस, और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पर मेन फैक्टर यही है कि जिसको आता है तो वो उसको फिर भी कर लेगा, बजाय उसके कि जिसको आता नहीं है। यानी जिसकी योग्यता है वो फिर भी उसको कर लेगा काम को। फिर वो जिसकी योग्यता है तो वो चाहे आईआईटी में एडमिशन ले या न ले, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर ले, वो आगे चला ही जाएगा जहां तक उसको जाना है। और जिसकी योग्यता नहीं है, अगर उसको तुक्के से आईआईटी में एडमिशन मिल भी जाता है तो वहां पर भी वो फेल है, वहां पर भी वो आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुक्का जो है कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। बड़ी ये सबको पता है, हर बार जानते हैं तुक्के का मतलब क्या होता है। जुगाड़ जो है टेम्परेरी इलाज है, जुगाड़ एक इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है, पर टेम्परेरी जुगाड़ इलाज है ये, जब काम चलता रहे। और इन दी मीन टाइम जो ठीक चीज़ है वो जाके लाके लगानी है वापस। ऐसा नहीं है कि आपने जुगाड़ से चला तो दिया पर उस जुगाड़ को ही कंटिन्यू रखा तो वो नुकसान करेगा, अल्टीमेटली नुकसान करेगा वो। पर चलाने के लिए वो, जैसे वो आप मेडिकल उसमें देखोगे, बहुत सारी मूवीज में पिक्चरों में दिखाया जाता है कि वो हार्ट की, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट को प्रेस करते हैं, दोनों हथेलियां मिला के, और पता नहीं क्या क्या वो दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि क्या करना चाहिए इमरजेंसी के केस में। तो इमरजेंसी के केस में मान लो आपने वो किया उसके साथ और वो उठ गया, उस समय में ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। हॉस्पिटल तो उसको ले जाना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो उसको चाहिए ही चाहिए, पर जुगाड़ टेम्परेरी उसमें वो तो एक बार तो काम कर ही गया ना, इतना टाइम तो उसके पास आ गया ना कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके। फिर तो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने आप देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जिनको जैसा एक्सपीरियंस है। तो योग्यता जो है वो पहचानना गुरु का काम है। शिष्य तो कहेगा कि मेरी तो योग्यता है, या शिष्य, हर प्राणी शिष्य है, और वो तो यही कहेगा भी मैं योग्य हो गया, पर उसको पहचानने का काम कि हाँ कितना योग्य हो गया। चलो योग्यता तो सब में है, थोड़ी थोड़ी क्या, कुछ किसी में कोई योग्यता है, किसी में कोई योग्यता है। तो जिसमें जो योग्यता है उसकी पहचान करके और उसको अगर वही काम दिया जाए तो उस काम में वो फेल हो नहीं सकता। जो फेल नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, तो आनंद कम नहीं होगा, जीवन आनंद से चलेगा, आनंद पूर्वक रहेगा, कष्ट मुक्त रहेगा। तो रूल वही है कि योग्यता बढ़ाओ, और गुरु के लिए रूल एक है कि योग्यता पहचानो। तो माँ को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है, तो माँ को ये पहचान सीखनी ही पड़ेगी, कोई हल नहीं है उसके पास कि अगर कन्या है तो उसको कैसे पालना है, और अगर लड़का है तो उसको कैसे पालना है, सीखना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नियम ज्ञान कभी बदल नहीं सकता, जो नियम कन्या के लिए है वो पुरुष के लिए नहीं है, और जो नियम पुरुष के लिए है वो कन्या के लिए नहीं है। और जो नियम, कुछ नियम ऐसे हैं जो दोनों के लिए हैं, जैसे सांस तो दोनों नहीं लेना है, तो सांस तो दोनों लेंगे ही। तो जो नियम दोनों के लिए हैं वो दोनों के लिए हैं, और जो नियम कन्या के लिए है वो कन्या को सिखाने ही पड़ेंगे, उनको इस्तेमाल करना, उनको यूज करना, उनको समझना। और जो नियम पुरुष के लिए है, पुरुष वर्ग के लिए है, वो लड़कों को सिखाने ही पड़ेंगे, कोई हल नहीं है। अगर आप दोनों को एक जैसा पालना चाहेंगे तो सत्यानाश निश्चित है। क्यों? दोनों कंफ्यूज रहेंगे, और आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि यार मैं इसको क्या बताऊं, इसको क्या बताऊं, और दोनों को एक ही बात बताऊंगा तो कैसे बताऊं। नेचुरल बात आप जानते हो अच्छे से कि दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। यहां पर आज क्योंकि ज्ञान प्रकाश दिवस है तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि
कन्या कहते हैं हर चीज 5 तत्वों से बनी है। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई मेरे ख्याल से, और बहुत ही पुरानी बात, मतलब बहुत ही शुरू से सब लोग जानते हैं कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है। पुरुष भी 5 तत्वों से बना है, प्राणी भी 5 तत्वों से बना है, पुरुष भी, कन्या भी। तो मैं इस बात को रिपीट क्यों कर रहा हूं, आज रिपीट करने का मुझे क्यों इसको रिपीट करना पड़ा? तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बात आज तक शायद किसी ने नहीं बताई, या किसी को समझ में नहीं आई, या किसी को पता नहीं था, या समय के गर्भ में छुपी हुई थी वो बात, और हम लोगों के रिसर्च के टाइम पे हमारे सामने आ गई वो बात। तो हम लोग इसको टेस्ट करके, अच्छी तरह से टेस्ट किया हम लोगों ने इस बात को, और फिर पहुंचे इस नतीजे पर कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। तो एक्चुअली ऐसा ही हुआ कि कन्या जो है वो, उसमें 4 तत्व जागृत होते हैं जब वो ब्रह्मा सृष्टि में आती है। सृष्टि में आने का मतलब है गर्भ में आती है तब नहीं। जब गर्भ में आती है तो 5 तत्व होते हैं, हर एक में 5 तत्व हैं, लेकिन जब वो बाहर संसार में आती है, धरती पर आती है, या मां से डिस्कनेक्ट होती है, जब उसकी गर्भनाल काट दी जाती है, तो उसके अंदर 4 तत्व होते हैं। 5वां तत्व छुपा होता है, यानी हिडन होता है, वो जागृत नहीं होता है, सोया हुआ होता है। कमाल है, मतलब कमाल है कि स्त्री जो कन्या है उसमें 4 तत्व होते हैं। हर एक में, हर चीज में 5 तत्व होते हैं, लेकिन मानव कन्या में, ये भी मानव कन्या की बात कर रहा हूं मैं और किसी योनि की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मानव कन्या की बात कर रहा हूं मैं, मानव योनि की कन्या की। तो उसमें 4 तत्व होते हैं। जब वो पैदा होती है तो 4 तत्वों के साथ पैदा होती है वो। 5वां तत्व उसका सुप्त अवस्था में होता है, सोया होता है। और वो तत्व है कौन सा? वो कहते हैं ना, एक ना कुच्छल दोहे अगर आपने सुने हो तो उसमें एक दोहा है कि पंचायत पूछे कुच्छल से, तत्व आकाश का क्या है कलेश। कुच्छल पूछे, पंचायत पूछे कुच्छल से, तत्व आकाश का क्या है कलेश। तो कुच्छल बताता है कि किसी के उठाने धरने से, मतलब कोई चीज को उठाओ और रखो, तो वायु होवे डिस्प्लेस और आकाश होवे रिप्लेस। समझे? तो वायु तत्व तो जो है वहां से हट जाता है। वायु होवे डिस्प्लेस का मतलब है वहां पर, जैसे मान लो मैंने एक किताब एक जगह पर रखी थी, वहां से उठा ली और टेबल के एक कोने से उठा के दूसरे कोने पर रख दी, तो क्या हुआ? क्या ये प्रोसेस में एक्चुअली हुआ क्या? तो इस प्रोसेस में एक्चुअली ये हुआ कि वो किताब भी 5 तत्वों की बनी है। तो वो किताब जहां से उठाई वहां पर, वो स्थान पर आकाश तत्व और वायु तत्व ने घेर लिया उसको। वायु तत्व आ गया, पहले आकाश तत्व तो जो पुस्तक का आकाश तत्व था वो वहां पर था, और वो उसके उठते ही वहां पर वायु तत्व आ गया। और जब दूसरी जगह पे रखी मैंने, तो वहां पर जो आकाश तत्व था, वहां पर किताब के अंदर जो आकाश तत्व है वो आ गया और वायु तत्व हट गया वहां से। देखो कमाल की चीज, देखो तत्वों का खेल देखो, कितना मतलब कितना सिंपल है समझने के लिए। कि आकाश तत्व को लोग समझते नहीं थे कि आकाश तत्व क्या है। लोग पूछते थे सर 4 तो पता है। मैंने कहा 4 कौन से पता है? कहते जी आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। मैंने अग्नि कैसे पता? कहते जली हुई है जी। मैंने वो तो अग्नि है नहीं, वो तो प्रकाश है। कहते सर पर अग्नि की वजह से है ना। मैंने हाँ, महसूस किया ना तूने। तो तत्व महसूस किए जाते हैं, पर पृथ्वी तत्व दिखाई देता है। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि पृथ्वी भी 5 तत्वों की बनी है।
पृथ्वी तत्व जिसको आप पृथ्वी तत्व कहते हो पृथ्वी तत्व नहीं है। आप समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं कि पृथ्वी तत्व जिसको आप कहते हो तो पृथ्वी तत्व थोड़ी है। पृथ्वी तत्व तो तत्व दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार मन दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार तत्व दिखाई नहीं देते हैं। तत्वों के कंपोजिशंस दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी तत्व जिसको हम कहते हैं वो पृथ्वी तत्व नहीं है, वो पांचों तत्वों का कंपोजिशन है, पृथ्वी के रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही जल, जो पानी पीते हैं हम लोग, जल और पानी में फर्क है, पृथ्वी और धरती में फर्क है। ये जो आज ज्ञान प्रकाश दिवस है तो उसके लिए ये बता रहा हूं मैं आपको कि पृथ्वी तत्व और धरती में क्या फर्क है। तो पृथ्वी तो तत्व है और धरती वो है जिस पे हम रहते हैं, और धरती पांच तत्वों का कॉम्बिनेशन से बनी है, कंपोजिशन से बनी है। ऐसे ही जल पानी जो है वो पांच तत्वों के कंपोजिशन से बना है। जल तत्व है और पानी कंपोजिशन है, कंपाउंड है। तो जल और पानी को एक मत समझना, पृथ्वी और धरती को एक मत समझना, प्रकाश और अग्नि को एक मत समझना। प्रकाश जो है पांच तत्वों से बना है और अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है। और प्रकाश, रोशनी, लाइट जो दिखाई देती है वो पांच तत्वों से बनी है। इसी प्रकार आकाश, आसमान जो दिखाई दे रहा है वो पांच तत्वों से बना है और आकाश तत्व है। आकाश और आसमान, तो आसमान जो है वो पांच तत्वों से बना है, कंपोजिशन है, और आकाश तत्व है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, हवा जो है वो पांच तत्वों से बनी है और वायु जो है तत्व है। तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये पांच तत्व हो गए। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तो पांच तत्व हो गए, और इनके जो कंपाउंड है, कंपोजिशंस हैं, वो धरती, आकाश मतलब आसमान, आकाश, आसमान को आकाश कहा जाता है, आकाश को आसमान कह देते हैं लोग, पर वो गलत है। आसमान पांच तत्वों से बना है, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिए। आज कंफ्यूजन ही दूर कर रहा हूं मैं। एक्चुअली के पंचायत लगाने का पर्पस ही है कंफ्यूजन मुक्त दुनिया का निर्माण तो हो चुका है, उसमें आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लें, जिससे आप उस निश्चल दुनिया जो कंफ्यूजन मुक्त दुनिया है उसके आप सदस्यता प्राप्त कर सकें, उसके अंदर रहने लायक बन सकें, निश्चल दुनिया के अंदर रहने लायक बन सके। तो उसके लिए कंफ्यूजन मुक्त करने का काम चल रहा है के पंचायत के थ्रू, जो जी ब्लॉक कालका जी से शुरू किया गया था। तो पांच तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और पांच कंपोजिशंस हैं। आसमान, आकाश नहीं है, आसमान पांच तत्वों का कंपोजिशन है। धरती पांच तत्वों का कंपोजिशन है। पानी पांच तत्वों का कंपोजिशन है। इसको अब आज के बाद से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई जल की बात करता है तो वो पानी की बात नहीं कर रहा है, यानी वो एक्चुअली तो अभी जनरल पर्पस दुनिया में जो चल रहा है वो ये चल रहा है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं मैं। तो आप अगर पानी की बात कर रहे हैं तो आप समझो जल की बात नहीं कर रहे हो, आप ये बात को समझ लो, और यही बात आगे आपको कन्वे करनी है लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो जानने वाले हैं, उनका कंफ्यूजन दूर हो, तो आप उनको भी ये बात बताएं। कंफ्यूजन से दूर अगर निकलना है तो ये चीजें हमें समझनी ही पड़ेंगी, कोई हल नहीं है। जब तक ये चीजें समझेंगे नहीं हम, तब तक हम कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल सकते। और योग्यता जब तक बढ़ाएंगे नहीं तो कंफ्यूजन मेंटेन, वो हट जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो योग्यता बढ़ानी है, कंफ्यूजन हटा रहे, दोबारा वापस ना आए। योग्यता हमें बढ़ानी है कि कंफ्यूजन दोबारा वापस ना आए। और जी ब्लॉक में रहने से आपको इतनी योग्यता तो मिल ही गई, कालका जी के जी ब्लॉक में रहने से आपकी योग्यता इतनी हो गई है। पहचान, ये पहचान तो गुरु की है ना,
तो गुरु ने पहचानना था ये तो गुरु ने पहचान लिया कि कालका जी के जीवलोक में जो लोग रहते हैं उनकी योग्यता इतनी तो हो गई कि उन्हें ये ज्ञान, कंफ्यूजन मुक्त होने का ये ज्ञान दे दिया जाए। तो के पंचायत यहां से लगनी शुरू हुई थी। और आज जो मैं आपको ये 5 चीजें बताई मैंने कि 5 तत्व हैं, उनको आप 5 कंपोजिशन वाले कंपाउंड से मिक्स मत करना। अगर आप अपना जीवन समझना चाहते हैं, मन को समझना चाहते हैं, मैं ये सब काम कर रहा हूं, प्राणी खुद को समझे कि मैं क्या हूं। वो कहते हैं ना, कुछल ने कहा कि जो आया इस जगत में सभी ने ढूंढा साथ, कुछल कहवे मारी तो समझना ही बात। इसका मतलब क्या है भाई? साथ ढूंढ के क्या मिलेगा? वो कहते हैं ना, अपनी पहचान कर लो। तो अपनी पहचान क्या करूं मैं? अपनी पहचान, मेरा नाम है तो सही, एक नाम दे रखा है मेरे को मेरे बाप ने, तो वो मेरी पहचान है। तो क्या वो पहचान है? अगर वो पहचान होती तो मेरे ख्याल से इतना कंफ्यूजन आता ही नहीं मार्केट में। तो वो पहचान, नाम पहचान नहीं है। नाम तो एक समझो कि अलग करने की प्रक्रिया है। तेरा कंपोजिशन ये है तो तेरा कंपोजिशन का ये नाम तेरा रख दिया तो तेरा कंपोजिशन, इसका मतलब ये है। ये इंडिकेशन है, ये एक आईडी है कि मेरा कंपोजिशन है, मेरे तत्वों का कुछ कंपोजिशन है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हर प्राणी के 5 तत्वों का कंपोजिशन होता है। तो ऐसे ही 5 तत्वों के कंपोजिशन का एक नाम दे दिया। पर्टिकुलर कंपोजिशन है तो उसका नाम ये है, पर्टिकुलर कंपोजिशन है तो इसका नाम ये है। जैसे मोबाइल नंबर है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये तेरा मोबाइल नंबर है। तो वो कंपोजिशन के हिसाब से समझ लो कि आपके कंपोजिशन के हिसाब से है। वो हर कंपोजिशन का एक नाम है, हर कंपोजिशन का एक नाम है। आप इसको इतनी मोटी भाषा में समझ लो। और आज के बाद से जो अगर कहे आसमान तो आसमान है, आकाश नहीं समझना उसको। अगर कोई कहता है आकाश तो इसका मतलब वो तत्वों की बात कर रहा है, तो यानी उसको तत्व ज्ञान है। अगर वो आसमान को आकाश कहता है तो इसका मतलब वो कंफ्यूज प्राणी है, तो उसका कंफ्यूजन दूर करना है। हाँ, इसमें फर्क क्या है? इन 5 चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं कि इन पांचों में फर्क क्या है? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं जो बताने वाला हूं आपको जो चीजें, वो जीवन में इनका उपयोग क्या करना है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए क्या करना है, उसकी तरफ चल रहे हैं हम लोग। कि हम चाहते हैं कि हमें अपना जीवन का लक्ष्य दिख जाए और हमारी योग्यता इतनी हो जाए कि हम उस जीवन लक्ष्य पर चलने के लिए जो हमारे लिए सूटेबल रास्ता है वो हमें दिख जाए और हम उस रास्ते पर चल पाए कष्ट मुक्त। हमारा टारगेट ये है इस सबको करने का। तो उसी टारगेट पर चलते हुए हम लोग इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आज कि 5 तत्व और 5 कंपोजिशन जिनकी मैं बात करी हुई मैंने, जैसे आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, 5 तत्व, और आसमान, धरती, पानी, हवा और प्रकाश, ये 5 कंपोजिशंस। तो इसमें इन दोनों में क्या मतलब, मैं इन दोनों को कैसे समझूं कि ये दोनों अलग हैं? तो वो बता रहा हूं मैं आपको कि आसमान जो है उसमें 5 तत्व मौजूद हैं, लेकिन डोमिनेटिंग आकाश है। क्या मतलब? मतलब ये कि उनमें 5 तत्वों के कंपोजिशन में प्रधान तत्व आकाश है। हर कंपोजिशन में, हर प्राणी के हर कंपोजिशन में 5 तत्वों से जो बने हैं उनमें से एक तत्व प्रधान रहता है। ये एक रूल है। हर प्राणी के अंदर जो कंपोजिशन है उसका अपना कंपोजिशन है, तो उस तत्व और वो कंपोजिशन में एक तत्व का कंपोनेंट ज्यादा होता है। और आप ये देख सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं आपको 5, तो उसमें आपको साफ दिखाई देंगे। तो समझने के लिए ये बेस्ट है। एग्जाम्पल
कि आसमान में आकाश तत्व प्रधान है, और प्रधान का मतलब होता है ऑलमोस्ट 64% तत्व वो वाला होता है जो प्रधान होता है, बाकी बचे 32, तो 8-8% के बाकी तत्व होते हैं। समझे आप मैंने क्या कहा? कि 64% 100% अगर मान लो तत्व 100% का कंपोजिशन का 100 मान ले, तो 100 में 64% जो तत्व प्रधान होता है वो होता है 64%, और बाकी 4 तत्व 8-8% के होते हैं। तो 8 चौक 9% होते हैं। 9 चौक 36, 64 और वो 9 पूर्णता का है, हाँ 9 ही होंगे ना। 9 चौक 36, 64 और 36 100। तो 100% का डिवीजन इस तरह से होता है, 64% डोमिनेटिंग और 9% के बाकी 4। तो आसमान में 64% आकाश तत्व है और बाकी सब 9। धरती में 64% पृथ्वी तत्व है और बाकी सब 9। पानी में 64% जल है, बाकी सब 9। और हवा में 64% वायु है, बाकी सब 9। और प्रकाश में 64% अग्नि है और बाकी सब 9। तो ये तत्वों के, ये दोनों तत्व और कंपोजिशन में फर्क ये है। तो ये सोचो कि जब आपको अगर ये बात समझ में आ जाती है, देखो इसका वो कितना है, यूज कितना है, उपयोग क्या है इसका, इस जानकारी का उपयोग क्या है, कि इस जानकारी ने मुझे ये बता दिया कि हर कंपोजिशन का एक तत्व प्रधान होता है और 64% होता है, बाकी 8%। तो 8% तत्व अगर मेरा 9% तत्व मेरा अगर डिस्टर्ब हो भी जाए, 1% भी डिस्टर्ब हुआ, तो सारे तत्वों के कंपोजिशन में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मेरा जो डोमिनेटिंग तत्व है, जो प्रधान तत्व है, वो 1% बिगड़ गया, तो मेरे बाकी सारे तत्व जो है इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मेरे पास बिस्तर पकड़ने के अलावा कोई हल नहीं है। मेरे पास बिस्तर पकड़ने के अलावा कोई हल नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए और मुझे पता लग जाए कि मेरा तत्व कौन सा प्रधान है, तो सोचो कि ये जानकारी से कितना लाभ उठाया जा सकता है। सोचो कि इस जानकारी का जीवन चलाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरा कौन सा तत्व प्रधान है, तो बस उसका ध्यान रखना है, मेरे को वो डिस्टर्ब ना हो, मात्र एक तत्व। तो अब वो टेक्नोलॉजी सारी आ गई है कि प्रधान तत्व की गणित हो जाता है, मैथमेटिक्स है, पता लग जाता है, सारा मैथमेटिक्स है, और उस तत्व को आप पता कर लो। ऑफ कोर्स खर्चा हर चीज में होता है, पर डायग्नोस्टिक के लिए, अपनी जिंदगी बढ़िया चलाने के लिए ये आप पता कर लो। इंटरनेट पे सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, आप ढूंढ सकते हो, अड़ोस पड़ोस में पूछो। ज्यादातर जानकारी प्राप्त करने के लिए वैसे मंदिर जो स्थान बनाए गए हैं, मंदिर जो बनाए जाते हैं, अच्छा मैं आपको एक सूचना और शेयर कर दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने कुच्छल टेम्पल की स्थापना करी थी, कोई 2-3 महीने पहले की बात है शायद। कुच्छल टेम्पल स्थापित किया था। कुच्छल टेम्पल यानी समय का घर, टाइम, टेम्पल ऑफ टाइम। तो मंदिर बनाने का जो पर्पस हुआ करता था, वो पर्पस हुआ क्या करता था, है अब भी, कि मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं कि सामाजिक जानकारी का आदान प्रदान हो सके।
तो आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप पहले वो कहते ना एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी होती थी, एनसाइक्लोपीडिया होता था, या अब इंटरनेट है। तो सोशल जानकारी के लिए मंदिरों की स्थापना की गई थी कि मंदिर में लाइब्रेरी में जाने की, लाइब्रेरी बना के लोगों ने मंदिरों को डिस्कार्ड कर दिया, या मंदिर जो जाते हैं वो किस लिए जा रहे हैं उनको खुद को नहीं पता। पर मंदिर वो स्थान है जहां पर आप सामाजिक जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मंदिर से ले सकते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट केंद्र, मंदिर जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट केंद्र कहलाते हैं, कहलाने चाहिए। पहले मंदिर ना आश्रमों में हुआ करते थे। पहले मंदिर हर जगह मंदिर नहीं होते थे, मंदिर आश्रमों में हुआ करते थे, वहीं गौशाला हुआ करती थी, और सभी वहां पर जाया करते थे। एक तो गौशाला में सेवा करते थे अपनी, तो बीमारियों से दूर रहते थे, क्योंकि गायों के पास, गाय के साथ रहने से अगर आप 1 घंटा भी गाय के साथ बिता लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और कुछ नहीं तो उसके ऊपर हाथ ही अगर उसके शरीर पर आप फेरते हैं बैठ करके तसल्ली से, आराम से आधा घंटा, तो कैंसर जैसा रोग आपको हो नहीं सकता। गाय एक कमाल का प्राणी है। देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय। अब देसी गाय क्या होती है ये सब आप पहचान कर रहे हैं, मुझे नहीं पहचान इस चीज़ की, मैं भी तुम्हारी तरह शहर में ही पढ़ा हूँ, तो गायों की मुझे पहचान नहीं है। पर देसी गाय के शरीर पर अगर आप आधा घंटा सिर्फ हाथ फेर लेते हैं, मात्र उसके पूंछ के वाले हिस्से की जो वो कुल्ले की हड्डी होती है वहां पर, या कहीं पर भी फेर लो ऐसे रीढ़ की हड्डी के आसपास, पर वो उस जगह वो शायद ज्यादा बेटर है, मतलब बेस्ट रिजल्ट। वो कहते हैं ना कि रिजल्ट तो सब जगह आते हैं, पर एक कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आते हैं, तो वो बेस्ट रिजल्ट के लिए वो जगह है। आधा घंटा अगर आप देसी गाय के शरीर पे हाथ फेर लेते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी आपको हो नहीं सकती। और साथ में अगर श्वास प्रक्रिया जोड़ लें तो आपको तकरीबन रोग मुक्त ही रहोगे, रोग नहीं होंगे आपको। तो पहले आश्रम में सभी लोग जाया करते थे, तो पर्पस क्या होता था, अपने बच्चों को छोड़ के आते थे। देखो कितना परफेक्ट सिस्टम था। अभी अगर आपने पीछे देखा हो, जब हमारे प्रधानमंत्री जापान गए थे तो उन्होंने आकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी स्टोरी बताई कि वहां पर बच्चों को स्कूल छोड़ने का तरीका क्या है। पता है आपको उन्होंने क्या पता तो होगा आपने, क्योंकि वो इतना गाया टीवी में, इतना गाया गया टीवी और न्यूज़पेपर में कि सबको पता होगा। तो वो प्रथा जो जापान ने शुरू की हुई है या करी है या समझी है, तो वो एक्चुअली हमारे आश्रमों में हुआ करती थी, और हमारे आश्रम में वो एक कदम और आगे थे, मतलब एक कदम और आगे क्या, बहुत आगे थे उससे, कि हमारे यहाँ पर हर पेरेंट्स रोज सुबह जाते थे आश्रम में। आश्रम जो ना हर कॉलोनी, हर ब्लॉक में एक आश्रम हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ पे पार्क है, आप देख रहे हो, तो वहां पर आश्रम हुआ करते थे। आश्रम के अंदर ही पार्क भी हुआ करता था, अखाड़ा भी हुआ करता था, एक्सरसाइज वगैरह के लिए जिम, अखाड़ा जिसको कहते हैं, पहले अखाड़ा कहा करते थे, आजकल जिम कह देते हैं उसको। तो अखाड़ा भी हुआ करता था, आजकल भी इंस्ट्रूमेंट है, पहले भी इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, उसमें बड़े सारे मुदगल पुदगल और पता नहीं क्या क्या, डम्बल चंबल, दुनिया भर के धंधे हुआ करते थे। पहले जो सिस्टम होते थे मैकेनिकल होते थे, आजकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। तो आजकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आने से नुकसान बढ़ गया है, क्यों नुकसान बढ़ गया है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस है उससे निकलती है ना, वो वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब करती है। नुकसान तो क्या पहुंचाएंगी, पर डिस्टर्ब तो डेफिनेटली करती हैं, और अगर एक लेवल से ज्यादा डिस्टर्ब करे तो नुकसान भी होता है उसका। तो कहते हैं ना, सबको पता है मोबाइल जो है नुकसान करता है, पर कंपलसरी है, जिसके बिना गुजारा नहीं है, तो क्या करें। तो क्या करें, क्या अपने आप को इतना तैयार कर लो कि वो नुकसान ना करे, यही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो तो वो नुकसान नहीं करेगा। खैर, तो मैं आश्रम की बात कर रहा था। तो वो आश्रम जाते थे सुबह और गायों की सेवा करते थे, और
खेत वेत जो उसके आसपास होते थे वहां पर वापसी पे आते हुए या जाते हुए, जो भी जैसा भी प्रोसेस रहा होगा, पर गोबर होता था गायों का, जो उनका उसकी खाद, उसको खाद के रूप में खेतों में डाल दिया। और खेत सबके होते ही थे, अपने अपने खेत होते थे, अपने क्या कम्युनिटी खेत बना लो, सब उसको पूरा कर लो, सारे उसका जो अनाज है अपना बांट लो, आपस में जितना निकला काम खत्म। और सब्जियां बोलो, जो भी कुछ कर लो और आपस में बांट लो सारे के सारे। मतलब इतना सिंपल सा तरीका था कि कोई खर्चे का काम ही नहीं, पैसे को मतलब ही नहीं, कि सारे काम कर रहे हैं और सारे कमा रहे हैं, सारे खा रहे हैं। वो रूल एक ही था एक्चुअली। पहले रूल क्या था, जो अब भी रूल अभी भी वही है कि प्रकृति का नियम वही है। अजगर, कबीर जी ने कहा है, नहीं कबीर जी ने नहीं कहा, किसी और ने कहा शायद ये, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वाह। कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप राम की बात तो करते हो, पर क्या आपको राम के ऊपर भरोसा है कि कल की रोटी राम अपने आप दे देगा, हम कुछ ना करें आज, या आज की रोटी का काम हम कमा लेते हैं, कल की रोटी कमाने के लिए भी कुछ ना कुछ हो जाएगा? क्या इतना भरोसा है आपको राम के ऊपर? अगर है तो फिर आप जोड़ने का काम तो अपने आप ही खत्म हो गया। मतलब क्यों जोड़ोगे आप? जब अगर राम के ऊपर भरोसा है तो आप जोड़ोगे नहीं, और अगर आपको राम के ऊपर भरोसा नहीं है तो अपने ऊपर भरोसा है और राम के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। और क्या जोड़ा हुआ काम आता है? आज तक तो किसी के आया नहीं, आज तक तो किसी के आया नहीं। इंश्योरेंस कंपनियां, इतने इंश्योरेंस कराते हो आप लोग, क्या आपको लगता है कि जब भी आपको जरूरत पड़ी तो पैसा मिला आपको? आपको अपनी जेब से तो खर्चना ही पड़ता है। आप सोचो कि इंश्योरेंस की प्रीमियम दे रहे हो और उसके बाद भी जब आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो आपको पैसा खर्चना ही पड़ता है। तो पैसा तो आपको जेब में चाहिए ही उस समय में। तो आप ऐसे काम ही क्यों करो? जोड़ो। आपने जोड़ा इसीलिए था कि आपको कल हॉस्पिटल में जाने के काम आए। तो आप पहले ही, मतलब आप सोचो कि आप जोड़ किस लिए? कहते हैं कि हमने पूछा, बड़े सारे एक्टिव इंटरेक्शन होते हैं, बहुत सारे सवाल और जवाब होते हैं, पब्लिक में बैठते हैं हम लोग, मतलब 5000 कैंप किए हैं, तो आप सोचो कि कम से कम लाखों लोगों से हमारा इंटरेक्शन रहा होगा। तो हमने पूछा कि अच्छा ये बता के तूने जो है, तेरे पास आज 1 करोड़ है और तू मकान खरीदना चाहता है, तो बिना लोन के मकान ले सकता है? कहते जी बिना लोन के तो मकान नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों, तेरे पास 1 करोड़ तो है? कहते हैं जी जो पसंद आता है वो 1.25 करोड़ का है, जो पसंद आता है वो 1.25 करोड़ का है, और जो एवरेज है काम चलाने वाला है वो 1 करोड़ का है, पर वो पसंद नहीं आता, फिर मकान लेना ही है तो फिर पसंद जो आ रही हो चीज वही लूं मैं। और अभी तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ की बात है, तो 25 लाख कहां से लाएगा? अभी तो सर लोन मिलता है आजकल, लोन ले लूंगा। तो आपका 1 करोड़ तो कम ही रहा ना। अब एक से एक कहते जी मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मैं लगा ले भाई। कहते जी 100 करोड़ की लगेगी। तो मैंने कहा फिर मेरा इंडस्ट्री का काम भी रहा है ना, मैं इंडस्ट्री का एक्सपर्ट कहलाता हूं, तो इसलिए इंडस्ट्री का इंटरेक्शन बहुत रहा है मेरा। तो मैंने कहा भी 100 करोड़ लगेगी तो लगा ले, फिर प्रॉब्लम क्या उससे? कहते जी एक मशीन आ रही है 90 करोड़ की, एक आ रही है 110 करोड़ की। मैंने 10 करोड़ फालतू कहां से लाएगा? और फिर तेरे को सैलरी नहीं देनी, तनख्वाह नहीं देनी? जो जिनको लोगों को रखेगा उनकी कम से कम मशीन आएगी, रखेगी, चलाएगा, ऑपरेटर चाहिए, फलाना ठिकाना चाहिए, उसके लिए 2 करोड़ 5 करोड़ और लगेंगे। तो एक 10 की मशीन है तो 1.25 करोड़ तो हो गया, 1.25 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ 20 लाख के करीब तो हो ही गया, 15-20 2-3-5 करोड़ तो ऊपर से मान ही ले। कहते हाँ जी। तो कहते कहां से लाऊंगा? कहते लोन ले लूंगा। अब सोचो कि 100 करोड़ भी कम पड़ा उसको। चलो अब हॉस्पिटल की बात करते हैं। कोई बीमार हुआ और हॉस्पिटल पहुंच गया, उसके बाद जितने पैसे थे बेचारे ने रख लिए जेब में।
जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको उम्मीद थी कि शाम तक छुट्टी हो जाएगी। हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि जी बीमारी तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं मिली, हमने सारे टेस्ट करा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, पर ऐसा हुआ है तो हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हम इनको 24 घंटे कम से कम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि दोबारा ना हो, और दोबारा हो तो उस समय टेस्ट करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कुछ के क्या हुआ। अब क्या हुआ, आप लेकर गए थे 2 लाख रुपए कि चलो ऑपरेशन होगा तो 2 लाख रुपए में काम हो जाएगा, पर वहां तो पता लगा कि 1 हफ्ते के लिए तो ऑब्जर्वेशन में रखा गया और तब भी कुछ पता नहीं लगा, और जब बिल बन के आया तो 4 लाख रुपए। आपने मेडिकल इंश्योरेंस ली थी, मेडिक्लेम लिया था 1 लाख का, और बिल आया आपका 3 लाख का। तो पैसा तो आपके पास हर समय कम ही है। एक के पास 100 रुपए थे तो कहता है जी 100 रुपए हैं, क्या करूं, 110 रुपए की चीज आ रही है। तो 10 रुपए अरेंज करना आसान काम था, पर 1 करोड़ से अगर 1 करोड़ 1.25 करोड़ करना हो तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 25 लाख 10 रुपए और 25 लाख रुपए में बहुत फर्क है। कहते हैं जी फायदा भी उतना ही होगा। मैंने कहा कि एक बार गर्दन कट गई तो उसके बाद तो फायदा क्या करेगा, उस फायदे का करेगा क्या ये बता। तो आप ये समझ लो कि ये सोच करके कि वो करूंगा तो उससे ज्यादा फायदा होगा, उसको छोड़ करके आप सोचना ये शुरू करो कि मुझे कितना चाहिए, मेरे लिए मुझे कितना चाहिए। फिर आज की जो जनरेशन है, या आज से थोड़ी सी पहले की जनरेशन की बात करता हूं मैं, तो वो कहते हैं सर मैं पैसे तो कमाऊंगा पर लोगों की सेवा में लगाऊंगा। कहते हैं जी मैं पैसे तो कमाऊंगा, पैसे तो मैं कमाना चाहता हूं, खासकर लड़कियों के ये शब्द हैं कि जी पैसा तो मैं बहुत कमाना चाहती हूं पर लोगों की सेवा में लगाऊंगी। मैंने कहा कि सेवा तो अपनी मां की कर ले। कहते जी पैसे तो कमा लो। अब बताओ कि पैसा कमाने में अगर लग गए और फिर उसके बाद करनी सेवा ही है, तो सेवा करने के लिए तो समय चाहिए, पैसा कमाने के लिए भी समय चाहिए। कहते हैं 100 करोड़ रुपया कमा करके और मैं जो है बैंक में जमा करा दूंगी। मतलब इमेजिन क्या सिचुएशन हो गई है, ग्रीड, लालच की हद देखो कि मैं 1 करोड़ रुपया कमा लेती हूँ या 10 लाख रुपए कमा लेती हूँ, जैसा भी जिसका हुआ है, या 15 लाख रुपए कमा लेती हूँ और बैंक में रख दूंगी तो उसका ब्याज मिलता रहेगा, उससे मैं रोटी भी खा लूंगी और लोगों की सेवा भी कर लूंगी। तो बैंक तुम्हें ब्याज देगा कहां से? कभी ये सोचा है तुमने कि वो बेचारा बैंक तुम्हें ब्याज देगा कहां से? और जो 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 2 लाख करोड़ जो आप कमा रहे हो, वो कहां से कमा रहे हो? किसी के हिस्से का मारोगे तभी तो तुम्हें मिलेगा। अब अगर किसी के हिस्से की चीज तुम मारोगे तो तुम्हें उसका नुकसान कौन उठाएगा? किसी का हिस्सा अगर आप मारोगे तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? जो मारेगा वही उठाएगा ना। जिसका मारा वो उठा ही रहा है क्योंकि उसका तो हिस्सा मार लिया, वो बेचारा क्या करे। और जिसने मारा उसको तो नुकसान होगा ही, कब होगा ये पता नहीं, पर नुकसान तो हो गई। तो कोशिश करो कि किसी का हिस्सा ना मारा जाए, और वो करने का तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि मुझे ये पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे ये पता है कि मुझे ये चाहिए और मेरे को उतना ही चाहिए, मेरे को जो चाहिए उसके लिए इतना ही चाहिए, तो इतना ही मैं कमाऊंगा, और वो मैंने कमाया और काम कर दिया, खर्च खत्म। रूल एक है कि आप अपने लिए कुआं खोदो, पानी पीने के लिए आपको प्यास लगी है तो कुआं खोदो, पानी पियो और कुआं बंद करके जाना है आपको। आप कुएं को खुला नहीं छोड़ सकते कि जी मैं कल भी उसमें से पानी पी लूंगा, तो वो पानी नुकसान करेगा आपको।
100% गारंटी है। ये मतलब मैं थोड़ा डीप चला गया, थोड़ा आगे चला गया, पर आज ज्ञान प्रकाश दिवस है और दूसरा नवरात्रा है। तो आज का नवरात्रा जो है एक्चुअली तारा माँ का कहा जाता है। और तारा माँ जो है, माता जो है, वो ज्ञान की मालकिन है, समझे आप। तंत्र विद्या मतलब पूर्ण ज्ञान की मालकिन कहलाती हैं तारा, मां तारा। आज उनका नवरात्रा है और आज की रात को मतलब सुबह 4 बजे मां तारा, जो पहली मां तारा थी, वो कुच्छल सेतु का निर्माण चल रहा था, बताया था मैंने आपको, जो दुर्गा विसर्जन के साथ में जिसका वो पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो आज रात को मतलब सुबह जो होगी 4 बजेंगे, जब रात के 4 बजेंगे, यानी अगले दिन की सुबह होने की तैयारी। तो 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में मां तारा और महाकाली, मां महाकाली, काली मां, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। सत्युग की तैयारी चल रही है, तो बीज रूप में वापसी शुरू हो चुकी है योनियों की। तो ये दोनों आपस में मर्ज होकर के कुच्छल तारा में मर्ज हो जाएंगी। तो नई जो नया महायुग है, उसके अंदर जो महाविद्याएं आएंगी, उसमें महाविद्या में एक है कुच्छल तारा, जो कृष्ण का दरबार लगा है, कृष्णेंद्र का दरबार लगा है, वो कुच्छल तारा के देखरेख में लगा है। तो कुच्छल तारा की देखरेख में कृष्णेंद्र का दरबार लगा है। तो वो कुच्छल तारा और कोई नहीं है, तारा, मां तारा और महाकाली, इन दोनों के मर्ज होने से कुच्छल तारा बनी है। तो अब मतलब इस बार की, अगले बार से आप ये समझ लो कि नवरात्रे की जगह पर भी नवरात्र नहीं, 3 उसका कोई प्रोसेस आएगा, अभी डिफाइन नहीं हुआ है वो, क्योंकि वो कुच्छल सेतु बनने के बाद ही डिफाइन होगा। पर वो नवरात्रि का थोड़ा तरीका बदलेगा। 3 ही महाविद्याएं रह जाएंगी, क्योंकि 3 महाविद्याएं आ चुकी हैं जिनमें वो मर्ज हुई हैं। जो प्रोसेस ये नवरात्र पूरे होते होते हो जाएगा। तो वो तो चलो एक बात है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो क्या बता रहा था मैं, कहाँ चल रहे थे हम लास्ट? हाँ, तो तत्व हो गए थे, डोमिनेटिंग तत्व हो गया था मेनली, और ज्ञान की जो मालकिन है वो तारा माँ कही जाती हैं। तो ये सब कुछ आज ज्ञान प्रकाश दिवस के दिन मेरे को बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा तो खैर बहुत कुछ है ही है। अब हम वही करेंगे, प्रार्थना, और समय हो गया, समय एक्चुअली हो गया है, और प्रार्थना और आरती करने का टाइम में और 10 मिनट लग जाएंगे। तो आज थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा लग गया है। एक्चुअली आज दिन इतना पावरफुल है, आज का दिन इतना पावरफुल है, अगर मैं सारा दिन भी बोलूं तो बहुत कम बता पाऊंगा, सारा दिन बोलने पर भी बहुत कम जानकारी ट्रांसफर कर पाऊंगा। हालांकि मुझे लगता है कि आज मैंने काफ़ी जानकारी दे दी, पर समझ में कितनी आई कितनी नहीं आई है ये मेरे को मालूम नहीं है, ये आप अपने आप देखिएगा। और अगर कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। शाम को मैं पार्क में होता हूँ रात को, तो अगर कोई बात करना चाहें तो उस टाइम पे बात की जा सकती है, या शाम को हम लोग एक के पंचायत पार्क में बैठ के लगा सकते हैं, और उसका इन चीज़ों के ऊपर कोई सवाल जवाब का काम करना है, क्वेश्चन आंसर का एक सेशन है, तो हम कर सकते हैं वहाँ बैठ करके। मैं अवेलेबल रहूँगा वहाँ पर, अगर आप कहें तो हम बैठ सकते हैं। मतलब ये कुच्छल पंचायत के पंचायत का जो है एक सिलसिला इंटरेक्शन का शुरू कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो। जो भी चाहें, जो आना चाहे आ जाए, और नहीं भी मान लो कोई आ गए हैं, टाइम है, और मेरे घर में मतलब मुझे बेल बुला के बाहर बुला लें तो मैं आ जाऊंगा, मैं पार्क में बैठ सकता हूँ। मैं नॉर्मली घर में ही होता हूँ, यहीं पर होता हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास लोग आते हैं
तो मेरा सेंटर यहीं पर चलता है, ऊपर ही मैंने सेंटर लगा रखा है, छत पे रूफ टॉप क्लिनिक कहते हैं हम इसको। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं अब यहाँ से जाता नहीं हूँ, यहीं पर अवेलेबल होता हूँ। तो शाम को अगर चाहें, जो भी चाहें, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल जब आप करने, अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज से मैं ये मतलब डिक्लेयर कर रहा हूँ, बाकी इस्तेमाल करना तो आपकी उसके ऊपर है, आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो आज से एक ये भी मेरे को सूचना देनी थी, क्योंकि मैं यहाँ पर होता ही हूँ, सारा दिन होता हूँ। वैसे तो कोई अगर आना चाहे तो क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, अगर इंडिविजुअल कोई बातचीत करनी है, कुछ करना है तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ पर सारा दिन अवेलेबल हूँ, पर शाम को पार्क में रहूँगा। तो अब हम ज्ञानिता का पाठ करेंगे, शुक्र ज्ञानिता, कुच्छल कीर्तन का प्रेयर, प्रार्थना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों